Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Past Education System, largest online institute in Pakistan for your online and test preparations. This is me Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, Past Education System आप तमाम बच्चों के लिए UET ECAT 2026 प्रिपरेशंस के लिए सबसे पहले एंड गेम लेके आया, जिसमें फिजिक्स की 24 आवर्स की एंड गेम करवाई गई। अगर अभी तक आप लोगों ने फिजिक्स की एंड गेम नहीं देखी तो अभी यूट्यूब पर टाइप करें फिजिक्स एंड गेम बाई पास एजुकेशन सिस्टम या UET ECAT फिजिक्स एंड गेम, तो आप लोगों के पास वो 24 घंटे की आएगी, जिसमें मैंने पूरे कोर्स को पहले पढ़ाया है और एंड पे उसके मैंने पास्ट ईयर के क्वेश्चंस करवाए हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स के ऊपर ऑलमोस्ट 12 घंटे की एंड गेम है, 11 घंटे के करीब करीब है, 11 घंटे की है। उसके अंदर भी मैंने पूरे कोर्स को पहले पढ़ाया है, एंड पे मैंने ऑल ईयर के पास पेपर क्वेश्चंस करवाए आप लोगों को यूईटी के। फिर मैंने इंग्लिश की एंड गेम आप लोगों के लिए हम लेके आए, फिर कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की 2 एंड गेम है, एक केमिस्ट्री की कंप्लीट एंड गेम और एक इनऑर्गेनिक पे मैंने अलग से भी बनाई हुई है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए मौजूद है इसी चैनल पे, लाजमी जाके देखिए। फिर मॉक टेस्ट नंबर 1 भी आप लोगों को मैं करवा चुका हूँ आज, और वो मॉक टेस्ट था इंजीनियरिंग वाला। फिजिक्स के भी एमसीक्यूज थे, केमिस्ट्री के थे, मैथ के थे और इंग्लिश के थे। आज का जो मॉक टेस्ट है इसमें आपको फिजिक्स भी मिलेगी, मैथ भी मिलेगा, इंग्लिश भी मिलेगी, केमिस्ट्री भी, कंप्यूटर साइंस भी और बायोलॉजी। सो लेट्स हैव अ स्टार्ट। इसको हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने मॉक टेस्ट नंबर 2 को। इफ़ यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर यूईटी कैट 2026, either you are going to appear in round 1 और round 2 और spring और as well for 2027, तो ये मॉक टेस्ट बहुत हेल्पफुल है प्री इंजीनियरिंग, आईएसएस, प्री मेडिकल वाले बच्चों के लिए। इंशाल्लाह हमारा टारगेट है मिशन है 395 आउट ऑफ 4 लेना, और इतने मार्क्स आए हुए हैं, आप लोगों को कई मरतबा रिजल्ट भी शो किए हुए हैं। दिस ऑल एफर्ट इज़ डन बाई पास एजुकेशन सिस्टम। अगर आपका कोई भी क्यूरी है यूईटी के रिलेटेड, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग पूछ सकते हो। अगर आप लोग बैच में आना चाहते हो, जिसमें अभी हमारी डिस्काउंटेड फ़ी चल रही है 5000, तो इस नंबर पर रब्ता करके आप हमारे इस बैच का हिस्सा बन सकते हो। और आप लोगों ने अगर पंजाब यूनिवर्सिटी, नस्ट का एनईटी है, प्यास है, फास्ट है, जिकी है, एनईडी मेहरान है, कोई भी एनडीएस की तैयारी करनी इंक्लूडिंग एमडी कैट, तो आप इस नंबर पर रब्ता करके हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो, जिसमें हमारी 7000 फ़ी होती है। अगर 26 मार्च से ऑनवर्ड आएंगे तो आप लोगों के लिए ये जो फ़ी है, ये आप लोगों के लिए जो फ़ी है ये 7000 हो जाएगी। अगर 26-27 मार्च से पहले पहले आते हो तो फ़ी 5000 ही होगी। तो स्टार्ट करते हैं, और इसमें आपको ये सारे के सारी यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी करवाएंगे हम। इस नंबर पर रब्ता कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्टार्ट करते हैं अपना आज का मॉक टेस्ट नंबर 2। मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूँ कि ये जो मॉक टेस्ट मैं आप बच्चों को करवा रहा हूँ, ये मॉक टेस्ट प्री इंजीनियरिंग वाला, जो पहला मॉक टेस्ट करवाया वो सिर्फ और सिर्फ प्री इंजीनियरिंग वाले बच्चों का था। अभी का जो है वो प्री इंजीनियरिंग वाले बच्चे भी देख सकते हैं। प्री इंजीनियरिंग के भी अंदर सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, आईसीएस मतलब कंप्यूटर साइंस भी, और प्री मेडिकल भी। जो मेडिकल के बच्चे हो उन बच्चों के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। ओके जी, तो पहला हमारे पास सब्जेक्ट है फिजिक्स का। इफ मैथ इज एम, वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 0 to v in time t, then the force will be। ऑलवेज रिमेंबर कि जब हमारे पास मैथ्स का भी जिक्र आ जाए, वेलोसिटी का भी जिक्र आ जाए, इट मीन्स मोमेंटम की बात हो रही है। इट मीन्स मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम हमारे पास होता है मैथ इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि फोर्स कितनी होगी। अब उसने हमें बता दिया है मैथ्स भी, वेलोसिटी भी, 0 से v इन t टाइम। अब फोर्स निकालनी है तो हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो इट मीन्स कि हमने अगर फोर्स निकालनी है तो हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल लें। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आप लोग कैसे लिख सकते हो? आप लोग पी की जगह पे तो हम एम वी लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं एम वी अपॉन टी का टी, दैट विल बी इक्वल टू फोर्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो फोर्स हमारे पास किसके इक्वल आ गई? एम वी अपॉन टी। तो हमारे पास क्या बन गया? एम वी अपॉन टी। एक इसका ऑल्टरनेटिव मेथड भी आपको बता देता हूँ, एक इसका ऑल्टरनेट भी ये हो सकता है कि फोर्स क्या होती है? फोर्स इज एम ए। आप लोग जानते हो कि एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो फिर भी हमारे पास क्या बनेगा? एम वी अपॉन टी। गॉट इट? तो राइट ऑप्शन विल बी बीटा ऑप्शन। इज दैट क्लियर? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 ब्लॉक्स
पर सेकेंड। अब ब्लॉक्स पर सेकेंड का मतलब है समथिंग अपॉन टाइम। अब ब्लॉक्स एक नंबर है, तो आप इस पूरी टर्म को ऐसे कह सकते हो कि ये n अपॉन में t है, ये n अपॉन में t है, यानी कितना लिखा हुआ है 200 ब्लॉक्स पर सेकेंड, ऐसे ही है ब्लॉक्स पर सेकेंड। अब मैस की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.05 kg, नो नीड टू कन्वर्ट इन ग्राम, ऐसे यूनिट में है। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी गिवन है, वेलोसिटी इज 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड फोर्स, अब फोर्स निकालनी है। आप लोग जानते हो कि हमारे पास फोर्स होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंटम की जगह पे आप लोग एम वी लिख लो अपॉन में टी। अब आप लोग जानते हो यहाँ पे ब्लॉक्स यानी एन की बात हुई है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एन एम वी अपॉन में टी। अब आप इस टर्म पे ज़रा फोकस करें कि हमारे पास जो एन अपॉन टी है, क्या इसकी वैल्यू एन अपॉन टी की ये गिवन नहीं है? बिल्कुल गिवन है। तो ये कितनी है हमारे पास 200 ब्लॉक्स पर सेकेंड। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ F विल बी इक्वल टू 200 n अपॉन टी, यानी ब्लॉक्स पर सेकेंड ये ख़त्म हो गया। m आगे मैस हमारे पास कितना है 0.05 और आगे वेलोसिटी कितनी है 30। तो यहाँ से अगर आप पॉइंट ख़त्म करेंगे तो 2 0, ये 2 0 से कैंसिल कर दीजिए। 5 2 ज़ा 10, 10 इंटू 30 कितना बनेगा 10 इंटू 30 विल बी 300। तो फोर्स निकालिए तो साथ न्यूटन। सो राइट ऑप्शन विल बी 300 न्यूटन। एवरीबडी क्लियर? क्या तमाम चीज़ें क्लियर हुई? बिल्कुल आप लोग फ्रेम के अंदर, ये आपको लास्ट पे जो लिखा है ये भी फ्रेम के अंदर बिल्कुल आ रहा है, 100% क्लियर है। 300 न्यूटन। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बन गया, सी ऑप्शन। इज दैट क्लियर? ओके। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वर्क डन व्हेन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। अब हमने निकालना वर्क डन है, वर्क डन जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। अब वर्क डन हमारे पास क्या होता है एफ डॉट डी या एफ डी कोसाइन ऑफ थीटा। वर्क डन कब जीरो होगा, जब फोर्स जीरो हो जाए, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, डिस्प्लेसमेंट हो ही ना, या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, यानी फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। उसने ये बोला हुआ है व्हेन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट एंगल विल बी 90 डिग्री। और अगर 90 का एंगल हो तो वर्क डन कितना होता है एफ डी कोसाइन ऑफ 90 डिग्रीज। कॉज ऑफ 90 कितना होता है 0, तो वर्क डन कितना हो गया 0। गॉट इट? तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा 0। इज दैट क्लियर? उसके बाद है मिनिमम होगा, लेकिन वो कितना मिनिमम होगा, एग्जैक्ट 0 होगा, ठीक है। अगर वो कह ले कि अगर एंगल हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 90 के करीब करीब है तो फिर मिनिमम के करीब कह सकते हो। उसके बाद विच लॉ हेल्प्स इन स्विमिंग। अब स्विमिंग के दौरान आप लोग जानते हो कि स्विमिंग करते हुए जो पानी है, एक फॉर एग्जांपल स्विमर है, वो क्या करेगा, वो अपने हैंड से, ठीक है, अपने हैंड से क्या करेगा, पानी को पीछे की तरफ धकेलता है, और ये एक्शन होता है और रिएक्शन के तौर पे हम आगे की तरफ मूव करते हैं। तो एक्शन और रिएक्शन हो रहे होते हैं, इट मीन्स के न्यूटन थर्ड लॉ ओबे किया जाता है स्विमिंग के दौरान। उसके बाद हमारे पास है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर हम एक ग्राफ को प्लॉट करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम अगर एक ग्राफ को प्लॉट करें और इस ग्राफ के अंदर हमारे पास जो टर्म्स हैं वो क्या क्या हैं, वो वेलोसिटी है और एक टाइम है, और इसके अंडर जो एरिया आएगा यानी एरिया अंडर वी टी ग्राफ। याद रखिएगा जब हमें एरिया अंडर वी टी ग्राफ निकालना पड़े तो हम v को t से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब y कंपोनेंट को x से मल्टीप्लाई करेंगे। v इंटू टी क्या होता है, ये डिस्प्लेसमेंट को बताता है अगर वेलोसिटी और टाइम है। अगर हमारे पास स्पीड और टाइम हो तो फिर ये डिस्टेंस को बताना है, लेकिन इस केस में तो डिस्प्लेसमेंट आएगा क्योंकि वेलोसिटी और टाइम है। और अगर स्लोप की बात की जाए तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पे एरिया अंडर कर्व की बात हुई है, एरिया अंडर कर्व तो डिस्प्लेसमेंट को बताएगा, तो राइट ऑप्शन इज डेल्टा ऑप्शन। अगर डिस्टेंस होता
क्योंकि ई गार्ड में अब 5 ऑप्शन होंगे। अगर डिस्टेंस होता तो फिर भी ये नहीं होना था, क्योंकि वेलोसिटी है, उसमें वेलोसिटी की जगह पे स्पीड आना था, उसमें वेलोसिटी की जगह पे स्पीड आना था। गॉट इट? ओके। उसके बाद हमारे पास से नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6। इफ ऑब्जेक्ट रिबाउंड विद सेम वेलोसिटी मोमेंटम विल बी। मान लीजिए कि हमारे पास एक बॉल है, उस बॉल को हम लोगों ने यहाँ से पकड़ के इस वॉल पे स्ट्राइक करवाया, जाते हुए मोमेंटम कितना होगा mv। जब ये रिबाउंड होके वापस आएगा तो फिर होगा -mv। जितना एक्शन करेंगे उतना ही रिएक्शन होगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब मोमेंटम की बात की जाए तो टोटल मोमेंटम तो 2mv हो जाएगा, टोटल मोमेंटम 2mv। तो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। इज दैट क्लियर? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। टेम्परेचर को बढ़ाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होती है और थर्मल वेलोसिटी बढ़ जाती है। थर्मल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर से, और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम, लेकिन थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। गॉट इट? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज कंडक्टिंग करंट इक्वल्स डिस्प्लेसमेंट करंट व्हेन। अब कंडक्टिंग करंट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कब होता है? जब हमारे पास AC होता है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बनेगा? बी ऑप्शन। फिर है इफ साइज रेशियो ऑफ प्लैनेट इज p एंड रेडियस r, एस्केप वेलोसिटी विल बी। अब एस्केप वेलोसिटी का हमारे पास एक जनरल सा फार्मूला होता है, v एस्केप बराबर है 2gm/r। तो यहाँ से एक चीज़ तो कंफर्म होती है कि जो एस्केप वेलोसिटी है, एस्केप वेलोसिटी वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर मास के, सिंपल मास के, और रेडियस के इन्वर्सली है। अब आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी और मास डायरेक्टली हैं, तो इसकी जगह पे आप लोग डेंसिटी लिख सकते हो और नीचे रेडियस। तो एस्केप वेलोसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? रूट डेंसिटी के और रूट रेडियस के इन्वर्सली है। तो जो एस्केप वेलोसिटी है वो रूट डेंसिटी के डायरेक्टली और रूट रेडियस के, यानी स्क्वायर रूट रेडियस के इन्वर्सली। इज दैट क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर्ड वैल्यू क्लोजर टू एक्चुअल वैल्यू टू एक्यूरेट मेजरमेंट होगी। तो हमारे पास अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। यानी अगर आपसे कहा जाए कि एक हमारे पास मीटर रूल है, एक वर्नियर कैलिपर है और एक हमारे पास स्क्रू गेज है, तो कौन ज़्यादा एक्यूरेट करेगा? ये कौन ज़्यादा प्रिसाइज करेगा? स्क्रू गेज। जितने पॉइंट के बाद ज़्यादा डिजिट्स आए ना, ठीक है, तो इसका मतलब वो प्रिसाइज मेजरमेंट है, और जितने कम पॉइंट के बाद डिजिट्स आए तो इसका मतलब वो ज़्यादा एक्यूरेट है। उसके बाद है बॉल स्ट्राइक्स वॉल विद मोमेंटम mv एंड रिबाउंड। टोटल मोमेंटम कितना होगा? 2mv होगा। तो टोटल मोमेंटम की मैग्नीट्यूड 2mv होगी। ठीक है। उसके बाद है कार हैविंग मास ऑफ 1000 kg, मूविंग वेलोसिटी इतनी, विद फोर्स इतनी, फाइंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम लोग, स्टॉपिंग डिस्टेंस को निकालना है, तो हम लोग जानते हैं थर्ड इक्वेशन को यूज़ करेंगे, v(f²-vi²). ठीक है। अब 2 इंटू स्टॉपिंग डिस्टेंस है तो फोर्स लगेगी, डीसेलरेशन तो माइनस का एक्सेलरेशन, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं पता है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F/m। तो A बराबर है, फोर्स कितनी है? फोर्स हमारे पास 4000 न्यूटन की, तो 4000 डिवाइडेड बाई मास की वैल्यू 1000 है, तो ये नीचे पुट कर लीजिए। तो एक्सेलरेशन बराबर है 4, लेकिन याद रखिए ये एक्सेलरेशन डीसेलरेशन है, तो इसलिए नेगेटिव में पुट करेंगे, ये -4। डिस्टेंस निकालना है, जब रुकेगी बॉडी तो Vf तो 0 होगी, -30 का स्क्वायर। गॉट इट? अब आप लोग जानते हो ये बन गया -8s इज इक्वल टू -30 इंटू 30, जिसको 900 भी आप लोग लिख सकते हो। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास जो s है दैट विल बी 900 डिवाइडेड बाई 8। 2 पे कर लीजिए, 2 4 8,
2 4 ज़ा 8, 1 इधर 2 5 ज़ा और 450। अब दोबारा देखेंगे तो 450 डिवाइडेड बाई 4 है। अब आप इसको फॉर एग्जांपल 4 पे कीजिए, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 1, तो 4 2 ज़ा तो 112 पॉइंट समथिंग है, तो 112 पॉइंट समथिंग अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। सो अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ़ पावर इज़ 10 किलोवाट एंड टॉर्क इज़ 200 पाई न्यूटन मीटर, 200 बाई पाई न्यूटन मीटर, स्पीड क्या होगी? अब देखिए पावर भी गिवन है, टॉर्क भी गिवन है और स्पीड पूछी जा रही है। अब आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, P इज इक्वल टू एफ डॉट वी, ये पढ़ा हुआ आप लोगों ने। अब यहाँ पे आप लोग जानते हो पावर का पावर आ गया, फोर्स की जगह पे टॉर्क एंगुलर के केस में, और ये ओमेगा बन गई। अब ओमेगा ही निकालनी है, पावर अपॉन में टॉर्क। अब वैल्यूज पुट कीजिए, पावर कितनी है 10 किलोवाट, 10 किलोवाट, तो 10 किलो की जगह पे 30 लिखनी। अब टॉर्क कितना है 200 बाई पाई। अब ये बटे का बटा किधर जाएगा ऊपर, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 2 0 से कैंसिल होगी, 2 5 ज़ा 10 और 0, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 3.14, तो 50 को 3 से करोगे तो आप लोग जानते हो 150 प्लस में ही आंसर आएगा, 150 प्लस, सिंपल सी बात है। तो 150 प्लस में मतलब 50 नहीं हो सकता, 100 नहीं हो सकता, 25 नहीं हो सकता, यू विल गेट द आंसर 157 रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी ये स्पीड है, एंगुलर की बात हो रही है, टॉर्क गिवन था, एंगुलर की बात हो रही है, तो रेडियन पर सेकंड नॉट मीटर पर सेकंड, क्योंकि मीटर डिस्टेंस क्या बन जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बन जाता है रोटेशनल मोशन में। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन हर्ट्स। जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड होती है इसको किस में मेजर किया जाता है, हर्ट्स में। सो सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलैक्सेशन टाइम ऑफ कंडक्टर डिक्रीजेज विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ाने से डिक्रीज हो जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर फॉर अ कंडक्टर। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है, किसकी, कंडक्टर की। अगर सेमी कंडक्टर की बात होती तो डिक्रीज होना था, तो रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर फॉर ए कंडक्टर, तो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी तो बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ाने से। अगर ये सेमी कंडक्टर होता तो फिर डिक्रीजेज लगाना था। उसके बाद है एज टेम्परेचर इंक्रीजेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज और थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज होते। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी सिंपल पूछा हुआ था, टेम्परेचर बढ़ाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज होगी, गॉट इट, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज विच ऑफ द फॉलोइंग पर यूनिट एरिया। एज यू नो स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट विल बी फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया विल बी स्ट्रेस, गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल एनर्जी मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंसीडर्ड इन इलास्टिक कोलिजन, कंजर्व होते हैं हमेशा ही। इन इलास्टिक कोलिजन में टोटल एनर्जी भी कंजर्व है, मोमेंटम भी कंजर्व है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है इन इलास्टिक कोलिजन में। जब वो डिक्रीज होती है तो फिर बाकी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, साउंड में या हीट एनर्जी में या ब्रेकिंग सम ऑब्जेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a unit vector is has a magnitude of 1, has a magnitude of 0, indicate direction only या its dimensionless। तो यूनिट वेक्टर वो होता है जिसकी मैग्नीट्यूड तो 1 है, लेकिन ये किसको बताता है, डायरेक्शन को बताता है मेन वेक्टर की। जैसे यूनिट वेक्टर आप लोग निकाल सकते हो एक वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करके, जैसे x के साथ होता है i कैप और y के साथ होता है j कैप और z के साथ होता है k कैप। उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल इज फंडामेंटली रिलेटेड टू नंबर ऑफ पार्टिकल, ये नंबर ऑफ पार्टिकल को शो करता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज
इफ अ बॉक्स, उसके बाद नेक्स्ट वन इज इफ अ बॉक्स इज एट रेस्ट ऑफ एंड अ 20 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन इट बट इट इज नॉट मूव, दिस इज बिकॉज द अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू द फ्रिक्शनल फोर्स एंड द नेट फोर्स इज जीरो। बिल्कुल बात ठीक है। एक बॉडी पे 20 क्या 40 50 भी लगाओ जो वो मूव नहीं कर रही, तो इसका मतलब है जो हमने फोर्स लगाई है, जो हमारी अप्लाइड फोर्स है, वो उसकी फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर है, यानी नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स से एक्सेलरेशन पैदा होते हैं, नेट फोर्स से। सिंपल एक दीवार है, दीवार पे हम जितनी मर्जी फोर्स लगा लें, अगर वो नहीं हिल रही तो उसका मतलब है फोर्स हमारी लग रही है, लेकिन जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो है। तो नेट फोर्स होगी तो वो मूवमेंट आएगी, तो नेट फोर्स ज़ीरो है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ट्रू लिखी हुई है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी mgh, तो ये पोटेंशियल एनर्जी को ही बताता है, तो यहाँ पे उसने सिंपल सी बात पूछी थी, तो इसको मैंने हाईलाइट कर लिया, गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज फार्मूला इज इक्वल के क्यू अपॉन आर स्केल टिपिकल रिप्रेजेंट, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को बताता है, तो ये हमारे पास अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फिर हमारे पास नेक्स्ट है कि सी इज इक्वल ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये कैपेसिटेंस को बता रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इफ एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम एनर्जी लेवल 4 to 2, आ दूसरे में रहा तो बाल्मर सीरीज बनेगी, तो ये बात ठीक लिखी हुई। उसने बोला हुआ है कि अगर 4 से 2 में आ रहा है, 3 से भी 2 में आ सकता है, 5 से 2 आए, 2 में आए, अगर वो 2 में तो बाल्मर सीरीज होती है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ट्रू है, गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट वन इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ वर डबल देन द अर्थ वुड बी अप्रोक्सीमेटली 1032 डेज लॉन्ग, यानी कि जो अर्थ ईयर जो एक साल है वो 1032 दिनों को हो जाएगा, तो ये बात अप्रोक्सीमेटली ट्रू है। क्यों? क्योंकि अप्रोक्सीमेटली इतने डेज हैं, तो ये बात भी अप्रोक्सीमेटली ट्रू होगी। तो याद रखिएगा, जब अप्रोक्सीमेटली में क्वेश्चन गिवन है, सिनेरियो गिवन है, तो आंसर में भी अप्रोक्सीमेटली ही आएगा। हालांकि हकीकत में तो होता है 2.83 को आप मल्टीप्लाई करोगे ना 365 से, कैपलर्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली, ये क्वेश्चन भी मैंने कई मरतबा करवाया, तो ये बनता है 1032 पॉइंट समथिंग, तो अप्रोक्सीमेटली ट्रू है। ये भी नहीं कि अगर सिनेरियो में अप्रोक्सीमेटली है तो नीचे भी आएगा, तो थिंग इज कि ये 1032 एग्जैक्ट नहीं बनता है, 1032 पॉइंट समथिंग है, तो इसलिए अप्रोक्सीमेटली ट्रू है। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड बाई गिवन वोल्टेज एंड करंट, ठीक है, गिवन पावर एंड टाइम, गिवन चार्ज एंड वोल्टेज, ऑल ऑफ अबव, तो ये हमारे पास सारी बातें बिल्कुल ठीक लिखी हुई हैं, ऑल ऑफ अबव। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज द डायमेंशंस ऑफ वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी आर इक्वल, बिल्कुल इक्वल होते हैं, बात ट्रू है। अब वर्क क्या होता है, एफ डॉट डी, यानी एफ डी, फोर्स एम ए है, ए के आगे एल टी माइनस टू, अब डी भी है तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, वर्क ही बन गई। अब आप एनर्जी की निकाल सकते हो इधर, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है, एम की एम आ गई, वी एल टी माइनस वन होती है, ऊपर स्क्वायर है तो एल स्क्वायर टी माइनस टू का ये बन गया, गॉट इट। तो ये बिल्कुल सेम है, तो बात ट्रू है, 100% क्लियर है। उसके बाद फिजिक्स का लास्ट एमसीक्यूज है कि F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स को बताता है, तो अल्फा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास स्टार्ट हो जाता है मैथमेटिक्स का पोर्शन।